सोचो एक ऐसा इंसान जो हमेशा से मतलबी और शरारतों का देवता रहा, पर मल्टीवर्स के फ्यूचर को बचाने के लिए उसने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ लोकी की। लोकी ने एक ऐसे विलन के खिलाफ स्टैंड लिया जो मल्टीवर्स में हर जगह है, हर टाइमलाइन में है और मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, यानी कि ही हू रिमेन्स और उसके वेरिएंट्स। इमेजिन करो एक एवेंजर्स मूवी जिसमें हमें कैंग के असली पावर्स, मल्टीपल वेरिएंट्स, न्यू सुपर हीरोज, एक अमेजिंग स्टोरी और लोकी के सेक्रीफाइस का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता। यह फिल्म कैंग के फैंस के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली थी। तो वो क्या रीजंस थे जिस वजह से मार्वल को दी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को कैंसिल करना पड़ा, और साथ ही साथ बात करेंगे मूवी के लीक स्क्रिप्ट के बारे में। तो एंड तक जरूर बने रहना, वरना कैंग डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, मैं हूँ इजी और ये है दी ब्रेकडाउन रिकॉर्डेड। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के लीक स्क्रिप्ट के बारे में। इस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी फाइट्स लिखी गई थी जो फैंस को लिटरली गूज़बम्प देने वाली थी। एक सीन में हमें स्पाइडरमैन, एंटमैन और माइल्स मॉरेल्स का स्पाइडरमैन भी देखने को मिलता। आई नो ये बहुत वियर्ड साउंड करता है, पर मूवी में माइल्स मॉरेल्स होने वाला था। ये तीनों मिलकर रामाटूट के अगेंस्ट फाइट करते। इस फाइट में रामाटूट स्पाइडरमैन को लिटरली अधमरा कर देता है। जब माइल्स मॉरेल्स पीटर को बचाने के लिए रामाटूट से फाइट करता है तो रामाटूट माइल्स मॉरेल्स को एक झटके में खत्म कर देता है। और दूसरे सीन में हमें क्लिया एंड डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट सेंचुरियन से फाइट करते हुए देखने को मिलते। इनकी फाइट कैप जंक्शन में होती, वही जगह जिसको हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जहां पर हमें बुक ऑफ विशांति देखने को मिली थी। स्कारलेट सेंचुरियन डॉक्टर स्ट्रेंज पर एक जानलेवा हमला करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज तो बच जाते हैं, पर स्कारलेट सेंचुरियन इस मौके का फायदा उठाकर बुक ऑफ विशांति को लेकर गायब हो जाता है। और स्क्रिप्ट के सबसे बेस्ट फाइट थी मून नाइट और रामाटूट की, जहां पर मून नाइट रामाटूट को ऑलमोस्ट हरा देता है। सच में ये फाइट बहुत अमेजिंग और डोप होती है, और इस फाइट के एंड तक रामाटूट समहाउ अपने टेक के थ्रू मून नाइट को भी खत्म कर देता है। लास्ट की फाइट और भी एपिक होती है, जहां पर क्वांटम मेनिया वाला कैंग इमोर्टस से फाइट करता है। और लीक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मूवी के एंड तक इमोर्टस के पास शैंग-ची के रिंग्स और कमाला के बैंगल्स भी आ जाते हैं, जिससे इमोर्टस बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इमोर्टस और कैंग की फाइट इतनी खतरनाक होती है कि उनके फाइट की वजह से रियलिटी का फैब्रिक फटने लगता है, जस्ट लाइक वॉचर और वल्ट्रॉन के फाइट की तरह। ये अमेजिंग फाइट्स मूवी के लीक स्क्रिप्ट में होने वाले थे। और अब बात करते हैं मूवी के ओरिजिनल प्लान के बारे में। इस हिसाब से जब मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को अनाउंस किया था तो फैंस के दिल में एक ही सवाल था, क्या ये फिल्म एवेंजर्स एंड गेम को रिप्लेस कर पाएगी? और जवाब था हाँ। ये फिल्म एक नए एरा की शुरुआत करने वाली थी। लीक्ड आइडिया के हिसाब से इस फिल्म में कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स होने वाले थे, जो एक ही टाइम पर मल्टीवर्स को कोलैप्स करने की कोशिश करते। मूवी में हमें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन और नए सुपर हीरोज लाइक मून नाइट और शैंग-ची एक ही जगह पर इकट्ठा होते हुए दिखाई देते। और शैंग-ची और कमाला खान मूवी के मेन टारगेट होने वाले थे, क्योंकि शैंग-ची के रिंग्स और कमाला के बैंगल्स को लेने के लिए खुद स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटूट अर्थ पर आते हैं। कैंग का थ्रेट इतना बड़ा होता है कि एक कैंग से डील करना बहुत मुश्किल होता, और यहाँ पर तो पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स अपेयर होने वाली थी। सोचो एक विलन जो थैनोस से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और अनस्टॉपेबल होता, और यहाँ पर तो उसके मल्टीपल वेरिएंट्स अपेयर होने वाले थे। अब बात करते हैं कैंग के असली पोटेंशियल के बारे में। कैंग कॉमिक्स में एक ऐसा विलन है जो टाइम ट्रेवल की वजह से लिटरली अनबीटेबल है। जब भी आप उसे हर बार मारते हो तो वो मरने के बाद वापस आ जाता है, और उसके नए वर्जन का खुद का अपना स्टाइल और खुद की स्ट्रेटेजी होती है। कोई रूलर, कोई साइंटिस्ट, कोई वॉरियर और कोई कॉन्करर होता है। ये आइडिया इतना बड़ा था कि फैंस को लगने लगा कि कैंग एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन बनेगा। लोकी के सीजन 2 ने इस पोटेंशियल को और भी हाईलाइट कर दिया, जब हमने देखा कि कैंग के वेरिएंट्स मल्टीवर्स के थ्रेड को तोड़कर रियलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक इमोशनल वेट बन गया। लोकी का सेक्रीफाइस और उसके दर्द ने कैंग को और भी खतरनाक बना दिया, और फैंस को लगने लगा कि कैंग एक ऐसा विलन बनेगा जिसके आगे एवेंजर्स भी हेल्पलेस दिखाई देंगे। एक और पॉइंट था कैंग के वेरिएंट्स। मार्वल ने ओरिजिनली प्लान किया था कि कैंग एक विलन नहीं रहेगा, बल्कि उसके अलग अलग वर्जन्स हर प्रोजेक्ट में अपेयर करेंगे, जैसे लोकी में ही हू रिमेन्स, क्वांटम मेनिया में वॉर कैंग, और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स देखने को मिली। रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें अगाथा की सीरीज में इमोर्टस देखने को मिलता। मून नाइट के सीजन 2 में हमें रामाटूट, और फैंटास्टिक फोर में हमें स्कारलेट सेंचुरियन एज मेन विलन देखने को मिलता, जो कैंग डायनेस्टी को एवेंजर्स के खिलाफ खड़ा कर देते। मतलब कैंग एक थ्रेट की तरह हर जगह जुड़ने वाला था, एक विलन जो पूरे फेज 5 और 6 को कनेक्ट करता। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे बड़ा इशू बन गया था एक्टर की कंट्रोवर्सी। जोनाथन मेजर्स जो कैंग को प्ले कर रहे थे, वो एक लीगल ट्रबल में फंस गए। एक ऐसे कैरेक्टर का रोल जो पूरे मल्टीवर्स के फ्यूचर को डिफाइन करता। अगर एक्टर ही प्रॉब्लमैटिक हो तो पूरे फ्रेंचाइजी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
ओवर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी भी एक चैलेंज थी। मल्टीपल टाइमलाइंस, 60+ हीरोज और कैंग के वेरिएंट्स को एक साथ हैंडल करना ऑडियंस और मार्वल के लिए एक रिस्क बन गया था। मार्वल ने रिकास्टिंग का ऑप्शन कंसिडर किया। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मार्वल ने कई रिकास्टिंग की है, जैसे डॉन चेडल एज वॉर मशीन, मार्क रफेलो ने हल्क का रोल लिया, लेकिन कैंग डायनेस्टी में कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स एक ही फिल्म में अपीयर करने वाले थे और ऑडियंस के लिए नया एक्टर एक्सेप्ट करना मुश्किल होता, क्योंकि क्वांटमेनिया और लोकी में जोनाथन मेजर्स का ऑलरेडी इम्पैक्ट बन चुका था। इसलिए रिकास्टिंग का आइडिया को हटा दिया गया और क्रिएटिव डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। मार्वल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ कास्टिंग और स्टोरी नहीं थी, बल्कि प्रोडक्शन क्वालिटी भी थी। पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे एंटमैन, क्वांटमेनिया और लव एंड थंडर में फैंस बार बार कंपनीज को ये कह रहे थे कि वीएफएक्स बहुत रश लग रहा है, काफी जगह सीन्स ऑलमोस्ट अनफिनिश फील होते हैं। इसकी वजह ये थी कि मार्वल एक साथ बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहा था, मूवीज प्लस डिज्नी प्लस शोज, और एक प्रोजेक्ट के लिए वीएफएक्स टीम पर ओवरलोड बन रहा था। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जैसे प्रोजेक्ट में तो और भी ज्यादा हेवी सीजीआई और मल्टीवर्सल बैटल रिक्वायर्ड होते, जिसमें मल्टीपल कैंग के वेरिएंट्स और लार्ज स्केल फाइट सीक्वेंसेस बनाने पड़ते। अगर सेम पैटर्न रिपीट होता तो रिजल्ट फैंस को डिसअपॉइंट कर सकता था। एक और चीज, हॉलीवुड के अंदर ही वीएफएक्स आर्टिस्ट ओपनली बात करने लग गए थे कि मार्वल के टाइट डेडलाइंस और लास्ट मिनट चेंजेस की वजह से उनका काम और भी टफ हो गया है, जिस वजह से मार्वल की रेपुटेशन इंडस्ट्री में भी गिरने लग गई। इसलिए स्टूडियोज ने समझा अगर वो कैंग डायनेस्टी बनाते हैं तो ये मूवी उनके लिए एक रिस्की गैम्बल बन जाता और फैंस का ट्रस्ट भी टूट जाता। मार्वल अब अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है कम प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन हाई क्वालिटी के साथ। यही एक वजह है कि कैंग डायनेस्टी को साइड पे रखा गया, ताकि स्टूडियोज अपनी स्पीड को स्लो करके ऑडियंस को वही क्वालिटी दे सके जो उन्हें इन्फिनिटी सागा के टाइम पर मिल रही थी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी वजह की, बजट और क्रिएटिव चेंजेस। मार्वल के लिए एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एक मैसिव स्केल की मूवी बन रही थी, जिसमें मल्टीवर्सल लेवल बैटल, वेरिएंट्स और मल्टीपल टाइमलाइंस को एक साथ दिखाना था, यानी कि वीएफएक्स, सीजीआई और एक्टर के बजट हाई लेवल होने वाले थे। ऑलरेडी क्वांटमेनिया और लव एंड थंडर जैसी मूवीज की वजह से मार्वल को वीएफएक्स पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। स्टूडियोज को समझ में आ गया अगर वो कैंग डायनेस्टी को सेम स्केल पर बनाएंगे तो वो बिलियंस का प्रोजेक्ट बन जाएगा, जिसमें रिस्क ज्यादा और रिटर्न अनसर्टन होता। ऊपर से जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी के बाद मार्वल के पास कैंग को लेकर कोई क्लियर रोड मैप नहीं था। क्रिएटिव टीम को बार बार रीराइट करना पड़ रहा था, जिस वजह से पूरे प्रोजेक्ट का विजन ब्लर हो गया। हर नए ड्राफ्ट में मल्टीवर्स को दिखाने का तरीके को बार बार चेंज किया जा रहा था, जिस वजह से स्टोरी को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। यहाँ पर मार्वल ने एक बिग पिवट डिसाइड किया। कैंग को सेंट्रल विलन बनाने के बजाय उन्होंने 2024 के कॉमिक कॉन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस किया, जिससे फैंस का ट्रस्ट फिर से जीता जा सके। कैंग डायनेस्टी को डूम्सडे से रिप्लेस कर दिया गया। मार्वल का आरडीजे को एज डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस करना एक सही चॉइस था, क्योंकि हर मार्वल सिनेमैटिक फैन आरडीजे को मार्वल में फिर से देखना चाहता है। और इस डिसीजन की वजह से मार्वल ने अपने गिरते हुए ऑडियंस के ट्रस्ट और अपने अपकमिंग मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए वो सेम हाइप बना ली जो इन्फिनिटी सागा के टाइम पे थी। क्योंकि डॉक्टर डूम एक ऐसा विलन है जो कॉमिक्स में हमेशा आइकॉनिक और फैन फेवरेट रहा है, और फैंटास्टिक फोर के साथ उसकी एंट्री मार्वल के लिए एक फ्रेश स्टार्ट बन गई। कैंग पे डिपेंड रहना रिस्की था, लेकिन डूम को इंट्रोड्यूस करना मार्वल के लिए एक सेफ चॉइस था, जिससे फैंस के लिए हाइप और स्टूडियोज के लिए एक क्रिएटिव फ्रीडम बन गई। इसलिए मार्वल ने कैंग डायनेस्टी को स्क्रैप करके डूम के डायरेक्शन में मल्टीवर्स सागा को एक नया पाथ देना चूज किया। लोकी का आर्क एक शरारतों के देवता से लेकर मल्टीवर्स के गॉड तक का था, जो फैंस के लिए एक इमोशनल स्पाइन बन गया था। अगर कैंग डायनेस्टी होती तो लोकी का सेक्रीफाइस मूवी के क्लाइमैक्स में पे ऑफ करता। यह इमोशनल कनेक्ट हीरो और विलन के कॉन्फ्लिक्ट को और टाइमलेस बनाता। इन क्रॉसओवर, मल्टीवर्सल वॉर, इमोशनल पे ऑफ, ये सब हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। फैंस के लिए कैंग का इमेंस पोटेंशियल और लोकी का सेक्रीफाइस हमेशा के लिए एक मिस अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया। मार्वल अब डूम सेंट्रिक एरा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन पर किसी और मल्टीवर्स ब्रांच टाइमलाइन में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जरूर बनी होगी, और शायद हम एक अल्टरनेट रियलिटी की कहानी को जरूर सुन पाएंगे। तो ये वीडियो थी आखिर क्यों एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को कैंसिल कर दिया गया। पर सच में इस स्टोरी में बहुत दम था। अगर जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो ये फिल्म एवेंजर्स एंड गेम से भी ऊपर जाती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप भी एक कैंग फैन हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। दिस इज द ब्रेकडाउन डिकोडेड, जहां पर मैं मार्वल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, लीक्स, अपडेट, थ्योरीज, ओरिजिन स्टोरीज लाते रहता हूं। अगर आप भी एक मार्वल फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वाले में, तब तक के लिए स्टे डिकोडेड और टाटा। How many Avengers I've killed?
And you think you can beat me? I am Kang!